नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न सर्वेइंग सिस्टम के पार्ट 4 की स्टडी कर रहे होंगे, जो टॉपिक है जीआईएस और एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। और आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीआईएस क्या होता है, देन उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, फंक्शंस ऑफ जीआईएस, और स्पेशल डाटा क्या होता है, नॉन स्पेशल डाटा क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, डाटा मॉडल किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल यूज्ड इन जीआईएस, कौन कौन से डाटा मॉडल जीआईएस में यूज होते हैं, रेस्टर डाटा मॉडल क्या होता है, वेक्टर डाटा मॉडल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेस्टर डाटा मॉडल एंड स्पेशल डाटा मॉडल, इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस देख रहे होंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेस्टर डाटा स्ट्रक्चर, और इसी के साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डाटा एक्विजिशन, सोर्स ऑफ डाटा एक्विजिशन, इनके कौन कौन से सोर्सेस हैं, जीआईएस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, लिमिटेशन जीआईएस के क्या हैं, और इसी के साथ हम लोग इस यूनिट का लास्ट पार्ट जीआईएस एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग देख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीआईएस होता क्या है। तो जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि किसके के लिए कैपेबल है, असेंबलिंग का काम कर सकता है, सॉर्टिंग, मैनिपुलेटिंग और डिस्प्ले का, और ये सब किसका, जियोग्राफिक रेनफरेंस्ड इंफॉर्मेशन, इनके असेंबलिंग का काम, सॉर्टिंग, मैनिपुलेटिंग और डिस्प्ले का काम जीआईएस करता है। जियोग्राफिक रेफरेंस इंफॉर्मेशन वो होती हैं जो कि हमारे यहाँ सैटेलाइट्स के थ्रू भेजी जाती हैं अर्थ पर। ये सॉफ्टवेयर जीआईएस उन सभी को अपने जो भी उसमें कोडिंग की गई होती है उसके अकॉर्डिंग वो उनको असेंबल करता है, सॉर्ट करता है, मैनिपुलेट करता है और देन डिस्प्ले कर देता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जीआईएस जीआईएस सॉर्टिंग, मैनेजिंग और मैनिपुलेटिंग करके एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि सॉर्टिंग, मैनेजिंग और मैनिपुलेटिंग करके जो भी हमारे जियोग्राफिकल डाटा प्राप्त होते हैं उनको सॉल्व करता है, और कौन से प्रॉब्लम्स को, स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ रियल वर्ल्ड के स्पेशल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। तो आइए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। GIS is a computer-based system capable of assembling, sorting, manipulating, and display geographically referenced information. It employs data defined according to their location. यानी कि GIS उस डाटा को उसके लोकेशन के आधार पर डिफाइन करता है, उसको सॉर्ट करके, मैनिपुलेट करके, असेंबल करके और डिस्प्ले करके। In simplest form, GIS is a computer-aided system for sorting, managing and manipulating geographical data to solve spatial problem of real world। अब बात करें अगर कंपोनेंट्स ऑफ GIS की, यानी कि GIS किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो GIS के मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर और यूजर्स। हार्डवेयर 4 तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, CPU और आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर क्या करता है, फंक्शन और टूल्स को प्रोग्राम करके उनको स्टोर और एनालाइज करता है और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है। थर्ड वन, डाटा। ये जो डाटा होता है वो जियो स्पेशियल डाटा होता है, और इसके जो सोर्सेस होते हैं वो डिजिटाइज्ड मैप्स, जो कि आप गूगल मैप्स में देखते रहते हैं, डिजिटल मैप्स, वो सैटेलाइट इमेजेस, जो भी वो सैटेलाइट इमेजेस भेजता है, एरियल फोटोग्राफ्स जो होते हैं, और ये सब। तो ये सब क्या होते हैं कि डाटा होते हैं। और जीआईएस क्या करता है, इनमें 2 तरह के डाटा हमारे होते हैं, स्पेशल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा। तो जीआईएस इन दोनों को इंटीग्रेट करके, इन दोनों को जोड़ करके हमें फाइनली हमारा रिजल्ट देता है, काफ़ी प्रिसाइज देता है। फोर्थ वन इज प्रोसीजर। इनमें प्रोसीजर डिज़ाइनिंग का होता है, इसे ये सब। फोर्थ वन इज प्रोसीजर। प्रोसीजर को डिज़ाइन किया जाता है डाटा कैप्चरिंग के सपोर्ट के लिए, सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से सपोर्ट, डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और मॉडलिंग के लिए, जिससे कि जियो स्पेशियल डाटा को डिस्प्ले किया जा सके। फिफ्थ वन होता है यूजर्स, क्योंकि
जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हम लोग डिज़ाइन करेंगे उनको यूजर्स ही चलाएगा, यूजर्स ही ऑपरेट करेगा। तो इनमें यूजर का रोल क्या होता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना और जीआईएस आउटपुट को रिलेवेंट पर्पस के लिए एनालिसिस करना। तो आइए एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। जीआईएस इज कंपोज्ड ऑफ 5 की कंपोनेंट, 5 तरह कंपोनेंट होता है। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। इट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन विच जीआईएस सॉफ्टवेयर रन्स दैट कंसिस्ट ऑफ। हार्डवेयर क्या होता है, एक जीआईएस हार्डवेयर जो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो जीआईएस सॉफ्टवेयर को रन करता है। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, पहला इनपुट डिवाइस, इसके अंदर क्या आता है, डिजिटाइजर, स्कैनर और जीपीएस, ये होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक टेप्स हो सकता है, सीडी डीवीडी सीडी रोम्स, ये सब हो सकते हैं। और सीपीयू में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा प्रोसेसिंग पावर ऑफ सीपीयू कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड एज सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, वर्क सेक्शंस, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। जो भी हमारे सीपीयू होते हैं उन सीपीयू की अलग अलग पावर होती है, अलग अलग डाटा प्रोसेसिंग होता है। उसके आधार पर कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर्स में, मिनी फ्रेम में मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, वर्क सेक्शन, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में क्लासिफाई किया गया है। फोर्थ वन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से होते हैं, डिस्प्ले डिवाइस होते हैं, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। दीज आर प्रोग्राम्स विच रन्स ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर पर रन किए जाते हैं। दीज प्रोग्राम्स प्रोवाइड फंक्शंस एंड टूल्स टू स्टोर, एनालाइज एंड डिस्प्ले जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ये सभी प्रोग्राम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शंस और टूल्स प्रोवाइड करते हैं, और उनको स्टोर करने के लिए भी और एनालाइज करने के लिए भी। नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन इज डाटा। डाटा इन जीआईएस इज जियो स्पेशियल डाटा। जो भी हमारे जीआईएस में डाटा होते हैं वो जियो स्पेशियल डाटा होते हैं। द सोर्सेस ऑफ स्पेशियल डाटा आर डिजिटाइज्ड मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस, एरियल फोटोग्राफ्स, statistical tables etc. Geographical and related attribute data can also be collected by surveying. सर्वेइंग के जीआईएस में सर्वेइंग के द्वारा हम जियोग्राफिकल डाटा को और रिलेटेड एट्रीब्यूट डाटा को भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। डिजिटल मैप फॉर्म्स आर बेसिक डाटा इनपुट फॉर जीआईएस टू विच इज अटैच्ड ट्यूबुलर और एट्रीब्यूट डाटा। जो भी हमारे डिजिटल मैप्स होते हैं वो बेसिक डाटा इनपुट फॉर्म करते हैं किसके लिए, जीआईएस के लिए, जिससे कि एट्रीब्यूट डाटा को गेन किया जा सके। जीआईएस इंटीग्रेट्स स्पेशियल डाटा एंड एट्रीब्यूट डाटा। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि डाटा हमारे दो तरह के होते हैं, स्पेशियल और एट्रीब्यूट डाटा, और जीआईएस इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट करने का काम करता है। फोर्थ वन इज प्रोसीजर। प्रोसीजर डिजाइन टू सपोर्ट द डाटा कैप्चर, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालाइज, मॉडलिंग एंड डिस्प्ले ऑफ जियो स्पेशियल डाटा इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ जीआईएस। जो प्रोसीजर होता है वो डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, मॉडलिंग और जियो स्पेशियल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए सपोर्ट करता है, जो कि किसी भी जीआईएस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिफ्थ वन इज यूजर्स। द रोल ऑफ यूजर्स आर टू सिलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू सेट नेसेसरी स्टैंडर्ड्स, टू डिजाइन कॉस्ट एफिशिएंट अपडेटिंग स्कीम्स, टू एनालाइज जीआईएस आउटपुट्स फॉर रिलेवेंट पर्पस एंड प्लान्स टू इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमारे ये चूँकि जीआईएस काफ़ी महंगे पड़ते हैं तो इनका यूज काफ़ी बड़े एरियाज में होता है, काफ़ी कॉस्टली कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। तो उस डिज़ाइन को कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पर यूजर्स का रोल होता है, जिससे कि वो उन यूजफुल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सकें और उसको अपने प्लान के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकें। और जीआईएस का एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है जीआईएस के यूज का, वो आप दुबई में देख रहे होंगे, जो कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स जाने जाते हैं। नो जीआईएस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन ऑफ द यूजर्स। नॉर्मल सी बात है, जब यूज करने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ जीआईएस। फॉलोइंग आर द वेरियस फंक्शन ऑफ जीआईएस। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, बफरिंग, रिक्लासिफिकेशन, ओवरले एनालिसिस, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस और फिल्टरिंग।
इट इज़ द क्रिएशन ऑफ अ जोन ऑफ इंटरेस्ट अराउंड एन एंटिटी। ये क्या होता है, जैसे कि ये है एक एंटिटी है, तो इसके अराउंड जोन क्रिएट करने का काम बफरिंग होता है। बफर्स आर वेरी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग लैंडस्केप्स, हाईवे अलाइनमेंट्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क्स एंड ड्रेनेज स्टडीज़। जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर लैंडस्केप्स के एनालिसिस, हाईवे अलाइनमेंट को देखना हुआ, वाटर सप्लाई नेटवर्क बिछाने के लिए और ड्रेनेज की स्टडी करने के लिए ये बफर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। इफ़ अ पॉइंट इज़ बफर्ड अ सर्कुलर जोन इज़ क्रिएटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये एक पॉइंट बफर किया गया है तो इसके बीच, इसके अराउंड एक सर्कुलर जोन क्रिएट हो जाता है। बफरिंग लाइन्स एंड एरियाज क्रिएट्स न्यू एरियाज। और ये जो बफरिंग लाइन्स और एरिया हैं ये नए एरियाज को क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग बफर जोन्स अराउंड पॉइंट फीचर्स इज द ईजीएस्ट ऑपरेशन। किसी भी पॉइंट के अराउंड बफर जोन को क्रिएट करना ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है। अ सर्कल ऑफ रिक्वायर्ड रेडियस इज सिंपली ड्रॉन अराउंड ईच पॉइंट। यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं, इसके अराउंड एक हम लोग अपने मन से जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और ये क्रिएट हो जाते हैं। Some GIS do this by placing a circle of required radius at one end of the line or area boundary to be buffered. कुछ GIS क्या करते हैं, एक लाइन से शुरुआत करते हैं और इसको ले जा करके दूसरे लाइन पर कई सारे पॉइंट्स पर जो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिक्स इन बफर्स को क्रिएट कर देते हैं। अब देख लीजिए होता क्या है। मान लीजिए हमें कोई एक एरिया है या फिर कोई लाइन है, इसे हम लोग इसकी बफरिंग करनी है, इसका सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट पर जीआईएस क्या करता है, कुछ जीआईएस एक सर्कल रिक्वायर्ड रेडियस का ड्रॉ कर देते हैं और यही पूरे एरिया के अराउंड चलता चला जाता है और हमारे एरिया में बफरिंग क्रिएट हो जाती है। नाउ some GIS do this by placing a circle of required radius at one end of the line or area boundary to be buffered. This circle is then moved along the length of the segment. Second one is reclassification. Reclassification refers to a process where GPS data points or coordinates are reassigned or adjusted based on creation criteria or requirements. Reclassification होता क्या है कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पर कोई एरिया है और यहाँ पर हमें डिफरेंट जीआईएस कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि ये जीआईएस पॉइंट, इस पर जो भी करंट लोकेशन है, करंट सिचुएशन है, उसके आधार पर ये डाटा दे दे रहा है। अब अगर हमें नॉर्मल सी बात है, हमें कोई भी स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अपने हिसाब से डाटा डालेंगे और जीआईएस उनको अपने डाटा को फिर से एडजस्ट कर देगा और उसके अकॉर्डिंग हमें देगा। यही है रिक्लासिफिकेशन। देखते हैं। रिक्लासिफिकेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है वेयर जीपीएस डाटा पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स आर रीअसाइंड और एडजस्टेड बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट। दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू रिफाइन and categorize GPS data for specific purpose or to correct inaccuracies। होता क्या है कि जब भी जो ये प्रोसेस होता है, इसको जो भी हमारा GPS डाटा आया हुआ है उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें यूज करना है, तो उसको फिर से हम लोग रिफाइन करते हैं, फिर से उसको कैटेगराइज करते हैं। द स्पेसिफिक मेथड एंड क्राइटेरिया फॉर रिक्लासिफिकेशन इन GPS vary depending upon the objects of the analysis और एप्लीकेशन। ये स्पेसिफिक मेथड और क्राइटेरिया रिक्लासिफिकेशन का जीपीएस में ये वेरी करता है इसके आधार पर कि हमको किस आधार पर कैसा हमें एनालिसिस करना है, कैसा एप्लीकेशन करना है और कैसा वहाँ का एरिया है, इसके आधार पर ये वेरी करता रहता है। नेक्स्ट वन इज ओवरले एनालिसिस। ओवरले एनालिसिस क्या होता है? ओवरले एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीपीएस एंड जीआईएस involves combining and analyzing multiple layers of geographic data including GPS derived data to gain insights, make decision और perform spatial analysis। जो हमारा ओवरले एनालिसिस होता है वो जीपीएस और जीआईएस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस तरह से करते हैं कि ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किसी भी
जियोग्राफिक मल्टीपल लेयर के जियोग्राफिक डाटा को कंबाइन करना और उनको एनालिसिस करना। इसके अलावा जो जीपीएस से हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसको क्या गेन इंसाइट्स, हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डाटा हमें चाहिए होता है, उसको गेन करने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग के लिए और स्पेशियल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए ओवरले एनालिसिस किया जाता है। Overlay analysis is a fundamental operation in GIS and can be used for various purposes. Overlay analysis GIS के दौरान एक फंडामेंटल ऑपरेशन है और इसका यूज हम लोग कई पर्पजेस से करते हैं। टू परफॉर्म ओवरले एनालिसिस यू विल टिपिकली यूज GIS सॉफ्टवेयर। ओवरले एनालिसिस के लिए हम GIS सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं विच प्रोवाइड्स टूल्स एंड फंक्शन, जो कि टूल्स और फंक्शंस को प्रोवाइड करता है फॉर कंबाइनिंग एंड एनालाइजिंग डिफरेंट जियोग्राफिक लेयर्स। जो डिफरेंट जियोग्राफिक लेयर होती हैं उनके कॉम्बिनेशन और एनालिसिस करने में ये यूज होता है। फोर्थ, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस। While buffer zones are often created with the use of one command or option in vector GIS, a different approach is used in many raster GIS. जो भी हमारे GIS होते हैं वो कई तरह के उनमें होते हैं, उनमें एक raster GIS होता है और vector GIS होता है। While buffer zones are often created with the use of one command or option in vector GIS. वेक्टर GIS में एक कमांड दबाने पर या फिर एक फंक्शन दबाने पर बफर जोन्स तो वैसे क्रिएट हो जाते हैं, बल्कि जो कई सारे रास्टर GIS में एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। हियर प्रॉक्सिमिटी इज कैलकुलेटेड विच रिजल्ट्स इन अ न्यू रास्टर डाटा लेयर वेयर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच सेल इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सेल बता दें। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई है, कैमरे में कई सारे आपने देखा होगा आपके कैमरे पिक्सल्स से आते हैं, इतने मेगापिक्सल, 8, 10, 50। तो पिक्सल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। उसकी जिस कैमरे में जितने ही अधिक पिक्सल्स होंगे उनकी क्लैरिटी उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कैमरा हाई पिक्सल का होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है। सेम वही कॉन्सेप्ट GIS का, चूँकि सैटेलाइट में कैमरे यूज होते हैं तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। हियर प्रॉक्सिमिटी इज कैलकुलेटेड, प्रॉक्सिमिटी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, अ न्यू रास्टर डाटा लेयर। एक न्यू रास्टर डाटा लेयर आती है। अब ये रास्टर डाटा, वेक्टर GIS, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में। न्यू रास्टर डाटा लेयर क्रिएटेड विजस इन अ न्यू रास्टर डाटा लेयर वेयर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच सेल, जो भी सेल्स होते हैं हर एट्रीब्यूट्स के, वो डिस्टेंस को मेज़र करता है, वो मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का। दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, और इसी को हम लोग प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस कहते हैं। फिफ्थ वन इज फिल्टरिंग। डाटा फिल्टरिंग इन्वॉल्व्स द रिकैलकुलेशन और रीअलॉटमेंट ऑफ सेल्स इन अ रास्टर इमेज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेबर्स। जो भी हमारा डाटा फिल्टरिंग होता है इसमें रास्टर इमेज बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेबर्स, जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनका रिकैलकुलेशन किया जाता है रास्टर इमेज में, जो कि नेबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस होता है। फिल्टरिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रिमोट सेंसर्ड इमेजरी। जो फिल्टरिंग होता है वो एक टेक्निक होता है जो कि यूज किया जाता है रिमोटली सेंसर्ड इमेजरी को प्रोसेस करने के लिए। द साइज एंड शेप ऑफ द फिल्टर आर डिटरमाइंड बाय द ऑपरेटर। जो भी हमारे फिल्टर का साइज और शेप होता है वो ऑपरेटर के द्वारा पता किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्पेशियल डाटा क्या होता है और नॉन स्पेशियल डाटा क्या होता है। स्पेशियल डाटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जियोग्राफिकल डाटा। इट कंसिस्ट ऑफ, स्पेशियल डाटा क्या होता है, इसको जियोग्राफिकल डाटा भी कहते हैं। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में, नॉट अर्थ के बाहर बल्कि ज़मीन के ऊपर जो भी 3 डायमेंशन में वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स आते हैं, 3 डायमेंशन, उन सबको हम स्पेस ही कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जियोग्राफिकल डाटा। इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। स्पेशियल डाटा में क्या होता है, नेचुरल फीचर्स होता है और कल्चरल फीचर्स होते हैं। जो भी हमारे यहाँ
पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, घर हो गए, पुल हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं। डैट कैन बी शोन विद लाइन्स और सिम्बल्स ऑन मैप्स। सर्वे में आपने देखा होगा कि नदी के लिए स्पेशल सिंबल यूज होता है, पेड़ों के लिए अलग होता है, मंदिरों के लिए अलग होता है। इसी तरह से इन फीचर्स को, ये फीचर्स को एक सिंबल्स और मैप से शो किया जाता है। दैट कैन बी सीन एज इमेजेस ऑन फोटोग्राफ, जो कि फोटोग्राफ्स पर इमेजेस के रूप में शो होती हैं। In a GIS, these data must be represented and spatially located in digital form. GIS में क्या होता है, ये जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में और इस पे रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पेशली लोकेट होता है बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स कॉल्ड सिंपल स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। सिंपल स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के यूज़ के द्वारा जो कि फंडामेंटल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है। दीज एसएसओ यानी सिंपल स्पेशल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स पॉइंट, लाइंस एंड स्ट्रिंग्स, एरियाज एंड पॉलीगॉन्स, पिक्सल्स एंड ग्रिड सेल्स। इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइंस हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, एरिया हो सकते हैं, और पॉलीगॉन पिक्सल्स हो सकते हैं, और ग्रिड सेल्स हो सकते हैं। इन एडिशन ऑफ दीज एसएसओ सरफेस एलिमेंट इज ऑल्सो देयर। इसमें सरफेस एलिमेंट भी शामिल होता है, विच कैन रिप्रेजेंट मोस्टली रियलिस्टिकली द स्पेशल ऑब्जेक्ट्स वी ऑब्जर्व इन रियल वर्ल्ड। जो भी हम लोग मैप पर जब देखते होंगे तो हमें इसका टॉप सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखाई देता है, जैसे घर हुआ, तो वही कह रहा है इन एडिशन ऑफ दीज एसएसओ सरफेस एलिमेंट इज ऑल्सो देयर। उसका जो ऊपरी पार्ट होता है वो सरफेस होता है, वो प्रेजेंट रहता है, विच कैन रिप्रेजेंट मोस्ट रियलिस्टिकली द स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, जो कि स्पेशल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वी ऑब्जर्व इन द रियल वर्ल्ड, जो भी हम लोग रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आपने गूगल मैप्स में घर देखे होंगे, पुल देखे होंगे, तो वो एक 2D इमेज उसकी दिखाती है, जो कि वास्तव में वो होता है। तो वही इसका कहना है। नाउ नॉन स्पेशल डाटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट डाटा। जो भी आप एट्रीब्यूट समझ रहे थे वो यही है कि वो नॉन स्पेशल डाटा है। इट डिस्क्राइब्स जियोग्राफिक रीजन्स और डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल फीचर्स विद इन जियोग्राफिक रीजन। ये या तो जियोग्राफिक रीजन को डिफाइन करते हैं या फिर उन जियोग्राफिक रीजन्स के स्पेशल फीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं ये। These data are usually alphanumeric and provide information such as color, texture, quantity and quality. ये जो भी डाटा होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके रिगार्डिंग? कलर, टेक्सचर कैसा है, क्वांटिटी कैसी है और इसकी क्वालिटी कैसी है। द नॉन स्पेशल डाटा आर ऑफन derived from documents such as plan, files, reports, tables, etc. जो भी हमारे नॉन स्पेशल डाटा होते हैं वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डिराइव किए जाते हैं, जैसे कि प्लान, फाइल, रिपोर्ट, टेबल, etc. फॉर एग्जाम्पल फॉर अ हाईवे द डाटा मे बी इट्स नंबर्स, पेवमेंट टाइप्स, नंबर ऑफ लेन्स, लेन ऑफ विड्थ, ईयर ऑफ लास्ट रीसर्फेसिंग etc. यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ हाईवे हैं, इसके पेवमेंट का टाइप कैसा है, कितनी लेन्स हैं उसमें, लेन की क्या विड्थ है, और लास्ट बार कब रीसर्फेसिंग की गई थी वो। अब देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा, इनके बीच रिलेशन क्या होता है। इन जनरल स्पेशल डाटा विल हैव रिलेटेड नॉन स्पेशल एट्रीब्यूट्स। जो भी सामान्य रूप से जो स्पेशल डाटा होते हैं वो नॉन स्पेशल एट्रीब्यूट से रिलेटेड होते हैं। द लिंकेज बिटवीन द स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा देयरफॉर मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड एंड अचीव्ड विद अ कॉमन आइडेंटिफायर। जो हमारे स्पेशल डाटा और नॉन स्पेशल डाटा का बीच का लिंकेज होता है उसे इस्टेब्लिश और अचीव्ड किया जाता है एक कॉमन आइडेंटिफायर के साथ, विच इज स्टोर्ड विद बोथ ऑफ दिस, जो कि इन दोनों के साथ स्टोर होता है। द आइडेंटिफायर में फॉर एग्जाम्पल बी अ यूनिक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ ग्रिड सेल टेबल etc. और ये जो आइडेंटिफायर होता है वो या तो एक यूनिक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है, ग्रिड टेबल हो सकती है, ग्रिड सेल टेबल हो सकती है,
और भी कई सारे हो सकते हैं। नाउ डाटा मॉडल क्या होता है? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा आर नोन एज डाटा मॉडल। द डाटा मॉडल रिप्रेजेंट द लिंकेज बिटवीन द रियल वर्ल्ड। ये जो डाटा मॉडल होता है ये रियल वर्ल्ड डोमेन के बीच लिंकेज को प्रदर्शित करता है ऑफ जियोग्राफिक डाटा एंड द कंप्यूटर और जीआईएस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स। ठीक, द प्रोसेस ऑफ लिंकेज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इस लिंकेज में? फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द स्पेशल फीचर्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट टू एन एप्लीकेशन एंड रिप्रेजेंटिंग देम इन अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इन स्पेशल फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट टू एन एप्लीकेशन एंड रिप्रेजेंटिंग देम, और किसके कॉन्टेक्स्ट में? उनको एप्लीकेशन में और उनके रिप्रेजेंटेशन में इन अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल के। यूजर्स रास्टर एंड वेक्टर अप्रोच यूजेज रास्टर एंड वेक्टर अप्रोच टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल, और इनमें रास्टर और वेक्टर अप्रोच के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्चुअल मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट स्पेशियल डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द मॉडल विद इन द कंप्यूटर। स्पेशियल डाटा एप्रोप्रिएट स्पेशियल डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके हम लोग स्टोर द मॉडल विद इन द कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर में मॉडल को स्टोर कर लेते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स यूज्ड इन जीआईएस। कौन कौन से डाटा मॉडल जीआईएस में यूज होते हैं? मेनली दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और फील्ड बेस्ड मॉडल्स। होते तो कई तरह के, यहाँ पर हम लोग अभी दो देख रहे हैं, अभी आगे और भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स में क्या होता है? इन ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल द जियोग्राफिक स्पेस इज टू बी फिल्ड बाय डिस्क्रीट एंड आइडेंटिफाइएबल ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा में जो जियोग्राफिक स्पेस होता है वो डिस्क्रीट और आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स के रूप में फिल्ड होता है, रिप्रेजेंट होता है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्पेशल फीचर्स आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज रिलेवेंस टू सम इंटेंडेड एप्लीकेशन। जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जो स्पेशल फीचर्स के रूप में होता है, इसमें आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज, जो कि आइडेंटिफाई बाउंड्रीज की जाती हैं, रिलेवेंस टू सम इंटेंडेड एप्लीकेशन, जो कि किसी काम के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए वो रिलेवेंस है। एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज एट्रीब्यूट्स, और इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है एट्रीब्यूट्स के रूप में, जो कि वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वन और मोर फीचर्स होते हैं। दूसरा है फील्ड बेस्ड मॉडल। इन फील्ड बेस्ड मॉडल जियोग्राफिक स्पेस इज populated by one or more special phenomena of real world with no obvious or specific content। जो फील्ड बेस्ड मॉडल होता है उसमें जो जियोग्राफिक स्पेस होता है वो एक या एक से अधिक स्पेशियल फिनोमिना के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, पॉपुलेट किया जाता है, और वो कौन से होते हैं? रियल वर्ल्ड के होते हैं। विद नो ऑब्वियस और स्पेसिफिक एक्सटेंट, उनमें कोई स्पेसिफिक एक्सटेंट नहीं होता है। Data for special phenomena structured can be acquired either directly or indirectly by aerial photography, remote sensing और मैप स्कैनिंग। जो भी हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्ड फिनोमिना के लिए डाटा होते हैं उनको एक्वायर किया जाता है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। किसके थ्रू? एरियल फोटोग्राफी के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू, या फिर मैप सेंसिंग के थ्रू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल एंड फील्ड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल, फील्ड डाटा मॉडल के बीच में अंतर देख लेते हैं। इट डील्स विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लू पॉइंट ऑफ द सिस्टम। जो हमारा ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लू प्रिंट ऑफ द सिस्टम के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लू प्रिंट के रूप में डील करता है। जबकि जो हमारा फील्ड डाटा मॉडल होता है वो स्पेशल रियल वर्ल्ड के स्पेशल फिनोमिना पे वर्क करता है। फिर से देखिए, जो ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल होता है वो इसके सिस्टम के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट पर वर्क करता है, जबकि फील्ड डाटा मॉडल रियल वर्ल्ड के स्पेशल फिनोमिना पे वर्क करता है। सेकेंड वन इज इट डिफाइन हाउ द एप्लीकेशन इंटरेक्ट्स विद द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स।
जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है, तो ये एप्लीकेशन उसको कैसे इंटरेक्ट करता है ये उसको डिफाइन करता है। जबकि फील्ड डाटा मॉडल इट डिफाइंस हाउ टेबल्स एंड फील्ड स्टोर ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा। ये फील्ड डाटा मॉडल क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि कैसे टेबल और फील्ड्स स्टोर करते हैं हर एक इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा को, इसीलिए इसका नाम है फील्ड डाटा मॉडल। थर्ड वन, अ वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। इसका ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल का जो एग्जांपल है वो वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर है, और ये जो होता है ये इनका एग्जांपल है। जबकि रेस्टर डाटा स्ट्रक्चर इज अ फील्ड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। रेस्टर डाटा स्ट्रक्चर फील्ड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम लोग देख लेते हैं ये रेस्टर डाटा मॉडल और वेक्टर डाटा मॉडल होते क्या हैं। द रेस्टर डाटा मॉडल और रेस्टर इमेज divides the geographic space into a regular grid of cells in specific sequence, row column structure। जब आप किसी फोटो को पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्ट ऐसे एक आता है और उस पर कई सारे ग्रिड लाइंस बने होते हैं, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द रेस्टर डाटा मॉडल यानी रेस्टर इमेजेस डिवाइड्स द जियोग्राफिक स्पेस, यानी कि जो आपका इमेज है, इनटू अ रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स in specific sequence, row or column structure. The traditional raster image, the x-axis is the column indicator and the y-axis is row indicator। जो आपका x-axis होता है वो column indicator है और y-axis row indicator है। Geographic as well as pictorial data can be represented and stored in a computer as a raster। जो भी हमारा जियोग्राफिकल और पिक्टोरियल डाटा होता है वो कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है एक रेस्टर फॉर्म में। रेस्टर इमेजेस रिप्रेजेंटिंग जियोग्राफिकली रिफरेंस्ड स्पेशियल डाटा आर नेम्ड एज जियो रेस्टर बाई सम पीपल। जो भी हमारा रेस्टर इमेज होता है वो जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट स्पेशल डाटा को रिप्रेजेंट करता है किसके फॉर्म में, जियो रेस्टर के फॉर्म में, कुछ लोगों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अ डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ वंस पेट, दिस इज नॉट अ जियोग्राफिक और जियो स्पेशल डाटा बट अ रेस्टर। किसी मान लीजिए कि किसी का पेट है, अब उसका जो डिजिटल फोटोग्राफ होगा वो कोई जियोग्राफिक या फिर जियो स्पेशल डाटा नहीं होगा लेकिन एक रेस्टर होगा। दिस द सेल्स विच मेक अ रेस्टर कैन बी कंपेयर्ड विद द पिक्सल्स। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर एक सेल जो कि ईच सेल विच मेक अ रेस्टर कैन बी कंपेयर्ड विद द पिक्सल्स, इनको पिक्सल से कंपेयर किया जा सकता है। ईच सेल इन अ रेस्टर कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू। इस रेस्टर में हर एक सेल जो होती है वो एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे सेल्स हैं तो यहाँ पर हर एक सेल एक एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। दिस वैल्यू कैन बी अ रिफरेंस टू अनदर वैल्यू। ये वैल्यू किसी अदर वैल्यू के लिए रिफरेंस हो सकती है, बट द आइडिया इज दैट ईच सेल हैज़ जस्ट अ सिंगल वैल्यू। लेकिन हर एक सेल एक सिंगल वैल्यू ही होगी। एंड इट इज़ एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जाता है दैट द वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सेल। और ये एज्यूम किया जाता है कि जो वैल्यू है वो पूरे एक सेल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से वितरित है। द रेस्टर सेल साइज इन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे हर एक सेल हैं, इसका साइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्मॉलर सेल इम्प्रूव डाटा क्वालिटी बिकॉज दे कैन प्रोवाइड मोर डिटेल। जो भी हमारे कैमराज होते हैं उनमें काफ़ी जिसमें अधिक पिक्सल्स होंगे और एरिया तो कैमरे की उतनी ही छोटी है तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे पिक्सल्स बनेंगे और वो पिक्सल डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अधिक डिटेल प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से वो कैमराज जो होते हैं उनमें अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। और सेल साइज इंक्रीजेज डाटा डेफिनेशन डिक्रीजेज और ब्लर्स। जैसे जैसे सेल साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा फ़ोटो क्वालिटी बिगड़ती जाती है, डिक्रीज हो जाती है या फिर ब्लर आने लगती है। कॉन्सेप्चुअली रेस्टर मॉडल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ available spatial data models.
कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, जो भी हमारे रेस्टर डाटा मॉडल होते हैं वो सिंपल स्पेशल डाटा मॉडल के सिंपलेस्ट होते हैं, फॉर्म में होते हैं। वी कैन क्रिएट अ रेस्टर ऑफ एलिवेशन, हम लोग किसी भी रेस्टर का एलिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। और उनके एलिवेशन की वैल्यू कैसे करेंगे, बाय इनकोडिंग ईच सेल विद द वैल्यू, हर एक सेल को उनके वैल्यू के साथ इनकोड करके, डेट रिप्रेजेंट द एलिवेशंस, जो कि एलिवेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी, विच बेस्ट रिप्रेजेंट द एलिवेशन इन डेट सेल एरिया, जो कि उस सेल एरिया में सबसे बेस्ट रहेगी। सेकेंड वन इज वेक्टर डाटा मॉडल। In the vector data model, the objects are represented as points, line और areas। जो हमारे वेक्टर डाटा मॉडल हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइंस, पॉइंट्स और एरियाज में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अ वेक्टर मॉडल द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड एरियाज आर प्रिसाइजली स्पेसिफाइड। जो भी हमारे वेक्टर डाटा मॉडल होते हैं उनमें जो भी हमारा एरिया होता है वो पोजीशन ऑफ पॉइंट, लाइन और एरिया पे डिपेंड करता है, प्रिसाइजली स्पेसिफाइड होता है। द पोजीशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट पेयर्स। हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट पेयर्स पे डिफाइन होती है। अ पेयर इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर एंड बाय इट्स नेम और लेबल। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, अब या फिर एक रेक्टेंगुलर लेते हैं, इसकी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। तो अब इनके थ्रू जो हमें कोऑर्डिनेट्स जो हमारे डाटा के थ्रू पता चल रहा है, तो इनको सीरीज में कर देंगे, इनको ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी मॉडल पर ये वेक्टर डाटा मॉडल बेस होता है। A point is described by a single xy coordinate pair and by its name or label. A line described by a set of coordinate pairs and by its name or label. और जो लाइन होता है, यहाँ पर क्या था पहले, a point is described by a single xy coordinate pair। जो हमारा पॉइंट होगा वो सिंगल xy कोऑर्डिनेट के पेयर में होगा, जबकि जो हमारा लाइन होगा वो हमारे दो या फिर अधिक। अ लाइन डिस्क्राइब्ड बाई अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पेयर्स एंड बाई इट्स नेम और लेबल्स। इन रियलिटी अ लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाई एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप सभी जानते हैं कि कोई भी लाइन होता है उस पर कई सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट अ फिजिबल वे फॉर स्टोरिंग अ लाइन। अगर हम लोग उसको गिन नहीं पाएंगे तो फिर वो उसको हमें स्टोर करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इस प्रैक्टिस में ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर अ लाइन इज बिल्ट अप बाई इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट पेयर्स। इसीलिए जो हमारा लाइन होता है वो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन एरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉलीगन। और जो एरिया होता है उसे पॉलीगन भी कह सकते हैं। इट डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पेयर्स एंड बाय इट्स नेम और लेबल। और जो हमारा ये एरिया है ये एक तरह से पॉलीगन है और इसके कई सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का जो सेट है, समरी है, वो इस ऑब्जेक्ट को, इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर डाटा मॉडल आर क्लासिफाइड बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट बेस्ड वेक्टर मॉडल और फील्ड बेस्ड वेक्टर मॉडल। और जैसा कि इन दोनों को आप पीछे देख चुके हैं, आइए देख लेते हैं अब इन दोनों डाटा मॉडल्स के बीच डिफरेंस क्या है। रेस्टर डाटा रिप्रेजेंट अ ग्राफिक फीचर ऑफ अ पैटर्न ऑफ ग्रिड और स्क्वायर्स। जो हमारा रेस्टर डाटा होता है वो किसी भी जियोग्राफिक फीचर के ग्रिड और स्क्वायर्स के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वेक्टर डाटा मॉडल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एज अ सेट ऑफ लाइंस ड्रॉन बिटवीन द स्पेसिफिक पॉइंट्स। यानी कि ये हमारा रेस्टर डाटा मॉडल हुआ जो कि हमारे ग्रिड्स और पिक्सेल्स के रूप में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो हमारा वेक्टर डाटा मॉडल हुआ वो इनको कोऑर्डिनेट्स और एरियाज के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। अ रेस्टर फाइल वुड रिप्रेजेंट द इमेज बाय सब डिवाइडिंग द पेपर इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल सिमिलर शीट ऑफ ग्राफ पेपर कॉल्ड सेल्स। जो हमारी रेस्टर फाइल होती है वो पेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ईच सेल में जो डिवाइड करती है और उसको रिप्रेजेंट करती है।
A vector representation of same digital line would record the position of the line by simply recording the coordinates of its starting and ending point. किसी भी लाइन के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करके ये मॉडल चलता है, इस पे बेस होता है. नाउ थर्ड वन इज हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड इन अ रास्टर फॉर्मेट. जो कि हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी होती है उसको रास्टर फॉर्मेट में काफ़ी एफिशिएंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी इज इनसफिशिएंट. इसमें उतने अच्छे से हम लोग स्पेशल वेरिएबिलिटी को नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट. द रास्टर फॉर्मेट इज मोर और लेस रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट मैनिपुलेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ डिजिटल इमेजेस. जो हमारा रास्टर फॉर्मेट होता है वो मोर और लेस रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट मैनिपुलेशन. जो हमारा रास्टर फॉर्मेट होता है वो एफिशिएंट मैनिपुलेशन और इन्हेंसमेंट के लिए काफ़ी अधिक या फिर कम रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल इमेजेस की. मैनिपुलेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ डिजिटल इमेजेस कैन नॉट बी इफेक्टिवली डन इन द वेक्टर डोमेन. जो भी हमारा इन डिजिटल इमेज का मैनिपुलेशन और इन्हेंसमेंट होता है वो उसको वेक्टर डोमेन में काफ़ी इफेक्टिवली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ रास्टर डाटा स्ट्रक्चर. फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ रास्टर डाटा स्ट्रक्चर. कौन कौन सा है? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है ये. जो हमारा रास्टर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है. ईजी एंड एफिशिएंट ओवरलेइंग. ये काफ़ी ईजी और एफिशिएंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है. कॉम्पिटेबल विद रिमोट सेंसिंग इमेजरी. यह रिमोट सेंसिंग इमेजरी से सूटेबल होता है, उसके कॉम्पिटेबल होता है. हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी इज इफेक्टिवली. जो इसकी हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी होती है कि वो काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से रिप्रेजेंट हो पाता है. इफिशिएंट टू रिप्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस डाटा. कॉन्टीन्यूअस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एफिशिएंट होता है. अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही. लार्ज फाइल साइज. अब नॉर्मल सी बात है किसी जो हाई कैमरे से खींची गई क्वालिटी फ़ोटो की क्वालिटी होती है वो काफ़ी बड़ी आती है और ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सीरीज ऑफ पिक्सल्स. जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पिक्सल्स का सीरीज होते हैं. नो आइडेंटिफाई फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट अदर देन पॉइंट्स और पिक्सल्स. डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता अगर वो पॉइंट और पिक्सल्स में नहीं है तो. और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? डिफ़िकल्ट टू बिल्ड टोपोग्राफिकल रिलेशनशिप. टोपोग्राफिकल रिलेशनशिप को बिल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. इनसफिशिएंट प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन. लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यूजिंग लार्ज सेल्स. जब हम लोग लार्ज सेल का यूज करते हैं तो कई सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती हैं. डिफ़िकल्ट टू एडिट. इनको एडिट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर. इनके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? सिंपल फाइल साइज. इनका फाइल साइज सिंपल होता है. इंडिविजुअल आइडेंटिफाई फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लाइक लाइन, पॉलीगॉन, etc. जो भी हमारे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट जैसे कि लाइन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, इनको ये इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर देता है. एफिशिएंट फॉर टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप. यह टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है. एफिशिएंट प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन. एक्यूरेट मैप आउटपुट. इनका मैप आउटपुट काफ़ी एक्यूरेट होता है और ये आसानी से एडिट हो सकती हैं. अब इसके भी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर. इसका डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. डिफ़िकल्ट ओवरले ऑपरेशन. इनका ओवरले ऑपरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. अगर हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी है तो उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है. रिमोट सेंसिंग इमेजरी के लिए कंपैटिबल नहीं होता है ये. और नॉट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस डाटा. कॉन्टीन्यूअस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सही नहीं है. अब देख लेते हैं कि डाटा एक्विजिशन क्या होता है. डाटा एक्विजिशन इज कलेक्टिंग स्पेशल डाटा फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेस. डाटा एक्विजिशन अवेलेबल रिसोर्सेज से स्पेशल डाटा को कलेक्ट करता है. एग्जाम्पल मैप्स, फोटोग्राफिक इमेजेस एंड कन्वर्टिंग इट इनटू डिजिटल फॉर्म. यह मैप्स फोटोग्राफिक इमेज को लेता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है.
डाटा विच इज ऑलरेडी इन डिजिटल फॉर्म कैन बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली, और जो भी डाटा डिजिटल फॉर्म में ऑलरेडी हैं उनको सीधे रिकॉर्ड कर लेता है। द मेथड फॉर एक्विजिशन ऑफ डाटा डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। जो एक्विजिशन ऑफ डाटा होता है उनके मेथड वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे लोकेशन क्या है, उस एरिया, साइज ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हम एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं उसका साइज क्या है, द पर्पज ऑफ टेरेन मॉडलिंग, जिस पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज करने जा रहे हैं उसका वो क्या है, और द टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल, और हमारे पास कौन कौन से टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके आधार पर एक्विजिशन बेस्ड होता है। नाउ सोर्सेस ऑफ डाटा एक्विजिशन, इसके कौन कौन से सोर्स होते हैं। डाटा कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। डाटा फ्रॉम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से जो डाटा आ रहा है वो इसका सोर्स हो सकता है। डिजिटल डाटा बाय जीपीएस, जीपीएस के थ्रू जो डिजिटल डाटा हमें प्राप्त हो रहा है वो इसका सोर्स हो सकता है। इंटरनेट के थ्रू जो भी डाटा है वर्ल्ड वाइड वेब उसके वो इसका सोर्स है। एरियल फोटोग्राफी, एग्जिस्टिंग मैप, और जो भी फील्ड का सर्वे किया गया है वो इसके डाटा सोर्सेस हो सकते हैं। अब बात करें इसकी अगर एडवांटेजेस की, तो इट स्टोर्स रिट्राइंस एंड मैनेजेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा इफेक्टिवली। जो जीआईएस होता है वो काफ़ी बड़े नंबर पर डाटा को स्टोर करता है और रिटेन कर सकता है और मैनेज कर सकता है। इट प्रोवाइड प्रिसाइज मैप एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिक डाटा। यह जो जीआईएस होता है यह प्रिसाइज मैप और विजुअल जियोग्राफिक डाटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन को करता है। इट हेल्प्स इन अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन बाय एनालाइजिंग स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा यह अर्बन प्लानिंग में यूज होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट में और रिसोर्स एलोकेशन में यूज किया जाता है स्पेशल डाटा को एनालिसिस करके। इट अलाउज ईजी एक्सेस एंड शेयरिंग ऑफ जियोग्राफिक डाटा एमंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। यह कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसके जियोग्राफिक डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो ये उनको आसानी से एक्सेस के लिए दिया जा सकता है। इट reduce द टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर फॉर सर्वे मैपिंग एंड एनालिसिस। सर्वे मैप और एनालिसिस में जो भी हमारे कॉस्ट होते हैं और टाइम होते हैं वो उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, इसीलिए आजकल यह काफ़ी अधिक प्रचलन में है। बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, तो डाटा फॉर सम एरिया में लैक स्पेशियल और टेम्परल कॉन्टीन्यूटी। स्पेशल या फिर टेम्पोरेरी कंटिन्यूटी के वजह से कुछ डाटा लैक हो सकता है कुछ एरिया का। कलेक्टिंग डाटा में भी टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जीआईएस में भी सब्जेक्टेड टू मिसयूज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन के लिए इसका मिसयूज हो सकता है इसके डाटा का। GIS shows only spatial relationship but does not explain them, which may be the requirement of the user. GIS ये तो शो कर देता है कि इनमें स्पेशल रिलेशनशिप है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इस यूजर्स को उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। GIS has its origin in earth science and computer science, therefore may not be appropriate for humanities science और research। जो GIS का जो मेनली यूज किया जाता है वो अर्थ साइंस और कंप्यूटर साइंस में किया जाता है, इसलिए यह ह्यूमैनिटीज़ साइंस के स्टूडेंट्स और लोगों को और रिसर्चर्स को ये यूजफुल उतना नहीं होगा। ये GIS इंटीग्रेट्स सेवरल सब्जेक्ट्स विच डिमांड प्रॉपर नॉलेज ऑफ देम। GIS जो होता है उसको अगर एनालिसिस उसकी करनी है तो आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स में माहिर होना पड़ेगा, जो कि कई बार पॉसिबल उतना हो नहीं पाता। काफ़ी इसके लिए इसको समझने के लिए एफर्ट लगती है, कॉमन लोग इसे उतना यूज नहीं कर पाएंगे। GIS नीड्स कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। जो GIS होता है वो कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर की नीड होती है उसके लिए। नाउ इसका लास्ट पार्ट, GIS एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। GIS प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। GIS कई सारे सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है और उसके कुछ एप्लीकेशन है। अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इट हेल्प इन साइट सिलेक्शन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। जब भी हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए साइट सिलेक्शन करनी होगी GIS काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
असिस्ट इन जोनिंग, लैंड यूज एंड प्लानिंग फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। यह जोन बनाने में, लैंड यूज प्लानिंग में और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। सपोर्ट 3D मॉडलिंग फॉर अर्बन एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उसको 3D में करेंगे तो काफ़ी यूजफुल, काफ़ी प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, और उसमें GIS का काफ़ी बड़ा रोल होता है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। इट एड्स इन डिजाइन रोड नेटवर्क, हाईवेज एंड ब्रिजेस। इसका यूज रोड नेटवर्क, हाईवे और ब्रिजेस के डिज़ाइन में किया जाता है। हेल्प इन एनालाइजिंग ट्रैफिक फ्लो एंड कंजेशन पैटर्न्स। ट्रैफिक फ्लो और कंजेशन पैटर्न्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। अगर आप अभी गूगल मैप पर देख रहे होंगे तो उसमें ट्रैफिक कहाँ कितना है रोड पर, ये दिखा देता है, जो कि इसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। सपोर्ट्स इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और रूट ऑप्टिमाइजेशन को ये सपोर्ट करता है। वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलॉजी। इट असिस्ट इन वाटरशेड मैनेजमेंट एंड फ्लड रिस्क एनालिसिस। ये वाटरशेड मैनेजमेंट और फ्लड रिस्क एनालिसिस को असिस्ट करता है। इट सपोर्ट्स द डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। यह वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम के डिज़ाइन और मेंटेनेंस को सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। यह ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर और मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यूज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क एसेसमेंट। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई फ्लो प्रोन एंड अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया। जहाँ पर काफ़ी अधिक बाढ़ का रिस्क है और भूकंप का रिस्क है, वहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने में GIS काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट एड्स इन प्लानिंग एविकेशन रूट्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। यह इस एविकेशन रूट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट सपोर्ट पोस्ट डिजास्टर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग। यह डिजास्टर के बाद रिकवरी कैसे करनी है और फिर से रिकंस्ट्रक्शन की प्लानिंग कैसे करनी है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। फिफ्थ वन इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इट असिस्ट इन मॉनिटरिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन लेवल्स। यह एयर और वाटर पॉल्यूशन लेवल्स को मॉनिटर करने में सहायता करता है। हेल्प इन एक्सेसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काफ़ी अधिक नेचर को हार्म होता है, तो वो उसको एक्सेस करने में कि कितना वो हार्मफुल हुआ है, उसके लिए इसका यूज होता है। इट सपोर्ट वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंडफिल साइट सिलेक्शन। यह वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट सिलेक्शन के लिए सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड साइट सिलेक्शन। इट हेल्प इन सिलेक्टिंग द बेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट बेस्ड ऑन टेरेन एंड सॉइल डेटा। वहाँ के आसपास के ज़मीन और सॉइल के डेटा के आधार पर यह बेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट सिलेक्ट करके दे सकता है। इट असिस्ट इन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड लॉजिस्टिक्स। यह क्या करता है? प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के प्लानिंग में ये सहायता करता है, और यह कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के रियल टाइम मॉनिटरिंग को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। इट हेल्प इन ट्रैकिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ ब्रिजेस, डैम्स एंड बिल्डिंग्स। यह उसमें ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और डैम्स में कौन कौन से इफेक्टिव व्यू हैं उनको मॉनिटर करने में सहायता करता है। इट सपोर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर स्ट्रक्चरल फेलियर्स। या उनके स्ट्रक्चरल फेलियर के अर्निंग वार्निंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है ये। नाउ लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग। ये लैंड सर्वेइंग में एक्यूरेसी को इन्हेंस करता है। इट सपोर्ट कैडेस्ट्रल मैपिंग एंड प्रॉपर्टी बाउंड्री डिमेक्रेशन। यह कैडेस्ट्रल मैपिंग और प्रॉपर्टी बाउंड्री डिमेक्रेशन को सपोर्ट करता है। नाइन्थ वन इज वेस्ट वाटर एंड सीवर सिस्टम मैनेजमेंट। इट हेल्प इन डिजाइनिंग एफिशिएंट ड्रेनेज एंड सीवरेज नेटवर्क्स। यह एफिशिएंट ड्रेनेज और सीवरेज नेटवर्क्स को डिज़ाइन एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द मॉनिटरिंग लीक्स एंड ब्लॉकेजेस इन पाइपलाइंस। या वो वाटर पाइपलाइंस में लीक्स और ब्लॉकेज को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। स्मार्ट सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट सपोर्ट्स ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। यह ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। यह
ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, यह रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।